कि पूरब के लोग सांस्कृतिक रूप से, बौद्धिक रूप से और भौतिक रूप से हमसे ज्यादा समृद्ध हैं, हमसे ज्यादा धनी हैं। वो इन बातों की चर्चा करता है और मार्को पोलो एक ऐसा व्यक्ति बना जो प्रतीक बन गया पूरब जाने का। लोगों ने उसका मैप ले लिया। आने वाले समय में, यह बात 13वीं शताब्दी की है, 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक पूरब की ओर आने वालों का तांता लग गया। लाइन उसका मैप देखकर मैंने आपको बताया कि ब्लैक डेथ के कारण से जनसंख्या को नुकसान हुआ था। इस कारण से लोगों की सोच में परिवर्तन आया, जीवन कैसा होना चाहिए। सेकंड बात आई, मैंने ये बताया आपको, थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो ऑटोमन टर्क्स थे, ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया। अब आप देखिए आने का रास्ता कौन है यूरोप वालों के लिए, ये है। अब यहां पे अधिकार किसका हो गया? ऑटोमन टर्क्स का। पहले किसका था? ईसाइयों का था। बेंजेंटाइन एम्पायर का साम्राज्य था। इस बेंजेंटाइन साम्राज्य में इनका आने का मार्ग इनको मिलता था और अब यह मार्ग बंद हो चुका है, तो अब नए मार्ग खोलने के चांस मिलेंगे। आप जानते हैं हम धर्म के अंतर्गत भी ये बात करते हैं और ये रियलाइजेशन भी है कि अगर ईश्वर आपका एक मार्ग बंद करता है तो दूसरा मार्ग खोलता है। आप देखो तो ठीक, नहीं देखो तो ठीक। तो इन्होंने एक मार्ग बंद कर दिया, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इन्होंने अफ्रीका की तरफ से नए मार्ग ढूंढे, इस कारण से अफ्रीका भी मिला, इस कारण से अमेरिका भी मिला, इस कारण से ऑस्ट्रेलिया भी मिला। और मैगलिन जैसे लोगों ने पूरे विश्व का भी चक्कर लगा दिया पानी पानी में। पता लगा पृथ्वी गोल है, प्रैक्टिकली पता लगा। अभी तक तो हम बात कर रहे थे। तो एक बाधा आई, एक रास्ता बंद, तो दूसरा तैयार है। सिर्फ हमारे विजन की बात है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा देखते हैं। ये हमने ऑटोमन टर्क्स की बात की। एक हॉलीवुड मूवी बनी है इस पर, इसी वाले पार्ट पर, केवल इस पर। उसका नाम है फतह। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है उसको, क्योंकि हॉलीवुड वाले कई बार कुछ मूवीज में बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। उसका नाम फतह है। सेकेंडली, जब हम इन कारणों की चर्चा करते हैं तो मैंने आपको बताया कि शहरों में व्यापारिक घराने आ गए। इन व्यापारिक घरानों के साथ एक जगह थी फ्लोरेंस। फ्लोरेंस नाम का एक छोटा सा शहर था, आजकल तो बहुत बड़ा शहर है। फ्लोरेंस है, मिलान है, जिनोवा है, इनमें व्यापारिक घराने विकसित हुए। इन व्यापारिक घरानों में एक फ्लोरेंस का व्यापारिक घराना था। जैसे अपने हम बिरला की बात करते हैं, मोदी की बात करते हैं, अंबानी तो अब के हैं। ऐसे घराने में एक घराना था मेडिसी का घराना। यस, हम बात कर रहे थे कि इटली में ही क्यों हुआ, तो अभी मैं आपसे यह बात कर रहा था कि जो शहर हैं, देखिए वन बाय वन, नेपल्स, रोम, ये फ्लोरेंस है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये मिलान है, ये ट्यूनिन है, ये वेनिस है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक बड़ा उत्कृष्ट नाटक लिखा था शेक्सपियर ने, शेक्सपियर का नाटक है। ये वो शहर है जहां पर व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा है और यहां पर ये व्यापारी घराने हैं। ये व्यापारी घराने बहुत पैसे वाले हैं, ये प्रमोट करेंगे बहुत सारी चीजें। इसलिए इन लोगों ने, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जब कंस्टेंटिनोपल का पतन हो गया तो वहां पर हजारों की संख्या में ऐसे स्कॉलर्स थे, ऐसे बुद्धिजीवी थे। वो कहां जाएंगे अब? वो भाग करके नियरेस्ट जगह पे आए, इटली में। इटली के इन शहरों में आकर बस गए। ऐसे ऐसे लोग भी थे जो अपने साथ, आप जानते हैं बुद्धिजीवी के पास क्या होगा? पैसे होंगे क्या? ज्ञान, किताबें, पांडुलिपियां। तो कुछ लोग तो ऐसे थे जिनके पास 500-500 पांडुलिपियां थी। उन्होंने बैग में पांडुलिपि भरी हुई थी और वो इटली के इन शहरों में आ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत ही अच्छी बात है इतिहास की दृष्टि से कि इनके पास धन आया, लेकिन इन्होंने ज्ञान की वृद्धि की बात की। नॉर्मली हमारी संस्कृति में हम कई बार ये कहते हैं कि लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ नहीं आती,
लेकिन यहां 2-3 जगहों पर ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने इन बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहित किया। लेकिन क्या कारण था? एक तो उनका रैशनैलिटी कारण था, एक बात, क्योंकि उनकी ईमानदारी पे ज्यादा शक नहीं करना चाहिए। एक कारण यह भी था कि ये तो जो बुद्धिजीवी थे, ये व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन देने पर बल देते थे, यानी दोनों के हित मिल रहे थे। इसलिए इन शहरों में सारे ये जो बाहर से आए हुए लोग थे, इनके सेंटर्स बनते चले गए और इन्होंने सेमिनार्स करने शुरू कर दिए। ज्ञान पर, बुद्धि पर, विवेक पर और बहुत सारी बातों पर डिस्कशन होता था। और इसी डिस्कशन में एक बात यह भी सामने आती थी कि नई खोजें होनी चाहिए, तर्क हो, बुद्धि हो, विवेक हो, नई खोजें हो। और इन नई खोजों के संदर्भ में हम देखते हैं कि यहां तो ये, क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी है, पुर्तगाल और स्पेन, यहां से आगे जाकर के पुर्तगाल आएगा, स्पेन आएगा, फिर पुर्तगाल, और उसके साथ साथ दोनों ये देश हैं। सबसे ज्यादा भौगोलिक खोजों का श्रेय इन लोगों को ही मिलेगा। मैं अभी इस बात पर वापस आऊंगा। ये आप देख लीजिए, इटली में ही क्यों? क्योंकि इटली एक केंद्र था किसका? रोमन संस्कृति का। इटली पर ग्रीक रोमन संस्कृति के बहुत से अवशेष थे। इटली में इस तरह की परंपराएं लंबे समय से चली आ रही थी। इटली में इन शहरों का विकास हुआ। देखिए, मैंने भी नाम लिया था, फ्लोरेंस है, मिलान है, जेनोवा है, वेनिस है। इस तरह के जो वेल्दी स्टेट सिस्टम था वो वहां पे डेवलप हुआ, और एक बुद्धिजीवियों के साथ साथ एक खास करके जो ये व्यापारी वर्ग था, ये विकसित होता चला गया। ये आप देख सकते हैं, वहां पर राज्यों के रूप में था, यहां अब ये शहरों के रूप में आ गया है। ये इटली का पार्ट आप देख सकते हैं, आपके सामने है। मर्चेंट क्लास का विकास होना और रोम और ग्रीस का यहां पर होना, यह एक कारण बनता है। यह मैं आपको बता चुका हूं, क्लासिक्स, रोमन और ग्रीक संस्कृति का आधार बनाते हुए क्लासिक्स चल रहा है। वेल्दी पैटर्न्स, यानी इन बुद्धिजीवियों को संरक्षण देने वाले लोग, उनकी संख्या बहुत होती चली गई धीरे धीरे। यहां मैं मेडिसी के परिवार की बात कर रहा हूं, फ्लोरेंस के, और ये परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे संरक्षण दिया करते थे। ये आप इनको देख सकते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये अगर 15 शब्दों में तो 15 शब्दों में। फ्लोरेंस और मेडिसी या मेडिसी परिवार, क्वेश्चन बनता है, मेडिसी परिवार कहां का था, किससे संबंधित था? आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। मेडिसी परिवार के बारे में चर्चा आएगी तो ये एक औद्योगिक, एक व्यापारिक घराना था। ये व्यापारिक घराना था और इसने संरक्षण किसको प्रदान किया? बुद्धिजीवियों को प्रदान किया, या बौद्धिक गतिविधियों को इसने संरक्षण प्रदान किया। ये लगातार आप देख लीजिए 1400 से शुरू होकर के और आगे तक चल रहे हैं। मैं कुछ लोगों के नाम भी आपको दिखा दूं। ये देखिए, मेडिसी परिवार का पूरा चित्र आपके सामने है। ये पूरी फैमिली है जो पूरे 100-150 साल के बीच में इस तरह का विकास करने में सहायता दे रही है। तो ये मेडिसी परिवार की भूमिका रही। अब अभी मैंने आपको बताया था कि यूरोप वालों का एक बात और आई कि उनका पूरब की दुनिया के साथ संपर्क हुआ। पूरब की दुनिया के साथ संपर्क होने के उनके दो तरीके थे। एक तरीका अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मार्को पोलो ने यात्रा की, कहां की? मंगोल साम्राज्य की, भारत की, पूर्वी दुनिया की, और वहां से वो यूरोप जो अपना मैप ले गया, अपना पूरा अनुभव ले गया, वो अनुभव सोर्स बना, स्रोत बना, प्रेरणा स्रोत बना। अब दूसरी बात कर रहा हूं मैं क्रूसेड्स की। क्रूसेड्स मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपसे चर्चा की थी। क्रूसेड्स मूल रूप से 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में होने वाले धर्म युद्ध थे। मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में होने वाले धर्म युद्ध थे। वो मोटे तौर पर इस जगह के लिए लड़ा गया था। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि ये जो जेरूसलम वाला इलाका है, हॉली प्लेस, ये सारे हॉली प्लेस हैं, ये पवित्र स्थल हैं। इन पर नियंत्रण करने के लिए मुसलमानों और क्रिश्चियन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हुआ, और इस संघर्ष में आप देखिए कितने बड़े नेटवर्क बने हुए हैं। आप गौर कर सकते हैं, 1095 से शुरू हो रहा है और 1289 यानी पूरी 13वीं शताब्दी तक ये युद्ध हम देख रहे हैं। अलग अलग जगहों से, देखिए लंदन से भी ये योद्धा आ रहे हैं,
लंदन से समुद्र से होते हुए, फ्रांस से भी आ रहे हैं, वियना से भी आ रहे हैं, हंगरी से भी आ रहे हैं, बल्गारिया से भी आ रहे हैं, और रोम से तो हैं ही हैं। और यहां से आकर के ये लड़ेंगे किससे? मुस्लिम से। ये खूब युद्ध हुए और इसमें दोनों पक्षों ने अनेक बार संकीर्णता का परिचय दिया, अनेक बार कट्टरता का परिचय दिया। इसलिए ये जो युद्ध थे, ये युद्ध के हिसाब से तो अच्छे नहीं थे, लेकिन हर विध्वंस के पीछे कोई निर्माण होता है। यहां पर एक बात और आती है कि मैंने अभी लंदन का मैप आपको दिखाया, आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, रॉबिन हुड। नाम सुना है सब लोगों ने? रॉबिन हुड का नाम सुना होगा। रॉबिन हुड बेसिकली इंग्लैंड में एक डकैत था, और उसके नाम से यह शब्द ही रूढ़ हो गया, रॉबिन हुड टाइप का डकैत, जो अमीरों को लूटे और गरीबों में बांटे। तो ऐसे बड़ी संख्या में सभी तरह के रॉबिन हुड के आदमी भी यहां लड़ने के लिए आए। तो आप देख रहे हैं कि यूरोप के सभी जगहों के लोग यहां लड़ने आ रहे हैं, और इनके बीच में सेंटर ये रोम बन रहा है, इटली बन रहा है, क्योंकि आने का रास्ता यही है। अब क्या होता था, जब आने के बाद सैनिक वापस लौटते थे तो आकर के सबसे पहले इटली में रुकते थे। इटली में रुकते थे तो इटली में अपनी लड़ाई की कहानियां सुनाते थे। आप याद कीजिए, भारत में कारगिल का युद्ध भी हुआ, पाकिस्तान और चीन के साथ भी युद्ध हुआ। अगर हमारे बीच में कोई कारगिल युद्ध का सेनानी आज आ जाए, वो कहानी सुनाने लगे कि कैसा हुआ तो सारे लोग उसको घेर के बैठ जाएं। सेम यही होता था। ये सैनिक जब यहां से लौटकर यहां जाते थे ट्रांजिट कैंप्स में, तो यहां पर यहां के लोगों को वो बातें बताते थे, और साथ में कहते थे कि पूरब की दुनिया ऐसी है। एक मान्यता है, जो हिंदुस्तान के, भारत का 1 2 3 4 अंक है, उसको वो अरब में प्रचलित हुआ, और अरब में प्रचलित हुआ तो अरब में उन अंकों का नाम था हिंदसा, और वो हिंदसा इस अरब के माध्यम से यूरोप में पहुंचा। ऐसी बहुत सी चीजें थी। ज्योतिष, आपको याद होगा, एक बड़ी फेमस किताब भारत की रही है, जिसको आप और हम सब जानते हैं, पंचतंत्र। पंचतंत्र एक गुप्त काल की किताब है और बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है। हकीम बजरोया नाम के एक अरबी व्यक्ति ने इसका अरबी में ट्रांसलेशन किया 7वीं 8वीं शताब्दी में, और यह भी वही अरब का क्षेत्र है। ये सारे ग्रंथ, ऐसा उनको लगा यूरोप वासियों को कि इन लोगों के पास संस्कृति भी समृद्ध है, इन लोगों के पास ज्ञान भी है, इन लोगों के पास हमसे कुछ बेहतर चीजें हैं। तो ये एक तरह से क्रूसेड रहा। तो आपके पास प्रश्न यहां बनेगा, क्रूसेड क्या थे? तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच के एक प्रकार के धार्मिक युद्ध थे, जो कि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के बीच में लड़े गए। किस काम के लिए? उद्देश्य क्या था? यरूशलेम पर कब्जा करना, इस हॉली एम्पायर पर, इस हॉली क्षेत्र पर, इस पवित्र एरिया में अपना नियंत्रण स्थापित करना। लेकिन क्योंकि इस फिलिस्तीन से बहुत दूर हैं ये लोग, इसलिए अंतिम नियंत्रण इनका स्थापित नहीं हो पाया। अब जो इस काल में, अभी मैंने आपसे बताया कि जब बौद्धिक चर्चा होती थी, तो इस बौद्धिक चर्चा में कहीं ना कहीं धर्म आ जाता था, कहीं ना कहीं चर्च आ जाता था। तब धर्म और चर्च की बात आएगी तो वो चैप्टर हम थोड़ा सेपरेट करेंगे, और वो चैप्टर आएगा धर्म सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन। ज्ञान कई प्रकार का होता है। मैं आपको यहां पे थोड़ा सा ज्ञान के संदर्भ में 1-2 बातें बता दूं, क्योंकि इसके संदर्भ में हमको बात करनी है। ज्ञान जो होता है, इसकी व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन ज्ञान को हम समझ सकते हैं। एक चिंतक ने कहा कि ज्ञान इतना विशद है, ज्ञान इतना व्यापक है कि पूरे दुनिया के समुद्र से अगर मैं एक बूंद पानी लेता हूं तो मेरे पास सिर्फ इतना ज्ञान है। आप याद कीजिए, मैंने सुकरात के बारे में आपसे बताया था, जो कहता था कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। जब हम भारत के ग्रंथों की बात करते हैं तो वहां पर शब्द आता है कि ज्ञान नेति नेति है, अनंत है।
तो यहां पर एक ज्ञान आया, प्राचीन ज्ञान। प्राचीन ज्ञान। एक ज्ञान आया धार्मिक ज्ञान। एक ज्ञान आया वैज्ञानिक ज्ञान। आपने देखा होगा जिन लोगों को प्राचीन ज्ञान है वो भी अपने को ज्ञानी मानते हैं। तो जिन लोगों को ग्रीको रोमन संस्कृति का ज्ञान था वो अपने को ज्ञानी कहते हैं। उनको कहा गया पुनर्जागरणवादी। रेनेसा से संबंधित विद्वान, चाहे उसमें लियोनार्डो दा विंची आएगा, चाहे माइकल एंजेलो आएगा, ये सारे लोग आएंगे। जो लोग धार्मिक ज्ञान रखते हैं, पंडित पंथी ज्ञान, चाहे मुल्ला मौलवी है, चाहे वो पंडित हैं, चाहे वो शंकराचार्य टाइप के लोग हैं, चाहे पादरी हैं, ये लोग धार्मिक ज्ञान रखते हैं। ज्ञान का एक बहुत छोटा सा भाग, इनका ज्ञान का एक छोटा सा भाग। तीसरे ज्ञान ने बोला हम परम ज्ञान की बात करते हैं, एब्सोल्यूट नॉलेज। तो इन तीनों ज्ञानों के आधार पर आपके यहां वर्ड हिस्ट्री में पूरे टॉपिक्स हैं, पूरे चैप्टर्स हैं। इसके आधार पर जिस चैप्टर है उसका नाम है पुनर्जागरण आंदोलन। इसके नाम धार्मिक ज्ञान पर आधारित जो चैप्टर है उसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन। इसके नाम पर जो चैप्टर है उसको कहते हैं इनलाइटनमेंट, प्रबोधन का युग। आज आप और हम जिस धरातल पर खड़े हैं उस धरातल को इन्होंने तैयार किया, वैज्ञानिक ज्ञान ने। तो चाहे उसमें न्यूटन है, चाहे उसमें बाद के लोग हैं। वापस मैं अपने बिंदु पर आता हूं कि चर्च और न्यू आइडियाज क्या थे। जो भी नए आइडिया आते थे, क्योंकि इनके यहां क्या होता था, क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा हावी थी आम जीवन में कि कोई व्यक्ति धर्म से इतर नहीं सोचता था। आप समझेंगे कि यह भी अधिकार नहीं था कि व्यक्ति अपने बाहरी शरीर के बारे में भी कुछ सोच सके। यह भी अधिकार नहीं था कि आप धर्म के इतर कुछ सोचें। तो जब धर्म के इतर ही नहीं सोच पा रहे हैं तो जो भी बात आप बोलेंगे, न्यू आइडिया जो भी आएंगे, वो चर्च के और धर्म के विपरीत आएंगे और इन सबको जिंदा जलाया जाएगा। क्योंकि पोप के यहां पोपीय सिद्धांत था, सिद्धांत उसका नियम का नाम है पीपल्स बुल्स ऑफ एक्स कम्युनिकेशन, निष्कासन का सिद्धांत। ब्रूनो जैसे व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, पब्लिकली जलाया जाता था। अच्छा, धर्म विरुद्ध बात की है, पोप के विरुद्ध बात की है, तो आपको जिंदा जला दिया जाए। तो ये चर्च के विरुद्ध शुरुआत में जो बोलने वाले लोग थे उन्होंने ऐसे नहीं बोला, उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से बोला। तो शुरुआत में जो वैचारिक पक्ष है वो व्यंग के रूप में है। ये मैं आपको बता चुका हूं, प्लेग। ये वो मार्क पोलो है, पूरब की दुनिया की जानकारी। मार्क पोलो की शक्ल आप देख सकते हैं, आपके सामने है। ये मार्क पोलो है, एक बहुत ही एडवेंचरस व्यक्ति। आप सोचिए उस जमाने में गोबी डेजर्ट पार करके गया और समुद्र से होकर आया और भारत भी आया। इसका जरा आप मार्ग देख लें, कैसे आया है, कैसे गया है। ये आपके सामने पूरा मैप है। ये वाला क्वेश्चन अगर आए तो ये आईएएस में आएगा और किसी एग्जाम में चांस कम है। लेकिन आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे ये व्यक्ति वेनिस से चला। आप देख रहे होंगे ये वेनिस है आपके सामने, यानी इटली में वेनिस से चला और ये कंस्टेंटिनोपल से होता हुआ, फारस से होता हुआ, तिब्बत से होता हुआ, ये पूरा क्या है उस जमाने में, मंगोल साम्राज्य। जहां किसका साम्राज्य था? कुबलाई खां का। ये मंगोल वही है। भारत में मंगोलों को हम थोड़ा दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं। आप जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे मंगोलों के दिल्ली में आक्रमण हुए, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण हुए और न जाने 100 साल 150 साल तक हम उनकी पूरी कहानी एक अलग रूप में पाते हैं और मंगोलों को बड़ा क्रूर रूप में पाते हैं। हम उनको आक्रांता के रूप में भारत के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनका अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखते हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखते हैं, तो इस एरिया में, इस पूरे एरिया में इन्होंने इतना अपने को फैलाया, तो बाद में सांस्कृतिक विकास किया। इनके यहां बौद्ध विद्वानों के रहने के प्रमाण मिलते हैं, इनके यहां ग्रीक विद्वानों के रहने के प्रमाण मिलते हैं, इनके यहां चीनी विद्वानों के रहने के प्रमाण मिलते हैं, इनके द्वारा कहना चाहिए कि स्कॉलरशिप दिए जाने के प्रमाण मिलते हैं, इनके द्वारा सांस्कृतिक विकास किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इतना बड़ा साम्राज्य था। यहां पहुंचता है मार्क पोलो और आप देख रहे हैं कि इधर चीन सागर से होते हुए भारत के किनारे किनारे आकर यहां से निकल गया। ये वही व्यक्ति है जो भारत की जानकारी भी देता है।
मध्यकाल में पहली बार ये भारत की जानकारी देता है। ये आया लगभग दक्षिण भारत के इलाके में ही आया है, उत्तर भारत की तरफ नहीं आया है, क्योंकि समुद्र से होकर निकलना चाहता था। ये पूरब की दुनिया की यात्रा पर निकला था। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि इसने जो लिखा, जो बोला, जो मैप बनाया, इसका मैप देखिए आप, ये मैप बनाया, ये मैप आधार बन गया। बाद में पूरब की दुनिया में आने के लिए ये आधार बन गया। अब एक बात, एक जूलियस मैसलेट करके एक स्कॉलर रहे, उन्होंने पुनर्जागरण के बारे में एक बात बोली है जो कि आईएएस के मेंस के एग्जाम में पूछी गई है। वो बात यह है कि पुनर्जागरण ने एक साथ मानव और दुनिया की खोज की। दोबारा से बोल रहा हूं, मानव और दुनिया की खोज की, यानी इससे पहले मानव अपने को नहीं पहचानता था। इससे पहले हमको दुनिया की जानकारी नहीं थी। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इनके लिए दुनिया मतलब यूरोप और एशिया, ना अफ्रीका था, ना अमेरिका था, ना ऑस्ट्रेलिया था, कुछ नहीं बाकी। तो इसलिए कह रहा है कि इसने मानव की खोज की। एक्सक्यूज मी, मानव की खोज कैसे की? क्योंकि इसने मानव के विचार पर बल दिया, इसने मानव के स्वतंत्रता पर बल दिया, इसने मानव की भावनाओं पर बल दिया। मानववाद, इस क्वेश्चन में यही बात आनी है कि इस विचारधारा में मानववाद पर बल दिया गया। और मानववाद क्या चीज थी? मानववाद ये चीज थी कि व्यक्ति को, हम लोग सब व्यक्ति हैं, मानव हैं, और हमारे मानव होने के साथ साथ हम लोगों के पास अपनी एक संवेदना होती है। हम कोई भी संवेदनहीन नहीं है, कोई कम होगा, कोई ज्यादा होगा। आपने देखा होगा कि आप कभी उदास होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी नाराज होते हैं। गुस्से के भी 10 प्रकार बताए गए हैं। इसलिए एक बार और आईएएस में एक क्वेश्चन इसी तरह का आया, सिविल सर्विसेज मेंस में, क्या पुनर्जागरण एक मनोदशा थी? इट वॉज एक्सप्रेशन ऑफ मूड्स। ये मानव के मनोभावों की एक अभिव्यक्ति थी। तो मानव का मनोभाव क्या आया? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस काल में पेंटिंग्स बनी, इस काल में मूर्तियां बनी, इस काल में म्यूजिक डेवलप हुआ। इससे पहले जो संगीत होता था वो केवल लोक संगीत होता था, और लोक संगीत भी कैसा? धर्म का पुट लिए हुए, यानी संगीत धर्म के अनुरूप होगा, जैसे कि हम इस्लाम में और सूफिज्म में बात करते हैं। लेकिन जब ये पुनर्जागरण आया, इन्होंने सभी तरह के संगीत पे बल दिया। रोमांटिक संगीत, प्रेम संगीत, देशभक्ति का संगीत, गायन संगीत, लौकिक संगीत, ये इतने रूप संगीत के इन्होंने डेवलप किए। उस आधार पर इनके इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप हुए हैं, उसकी चर्चा मैं अलग से करूंगा। तो मानव की खोज की और दुनिया की खोज की, इस पर एक क्वेश्चन बनना है। आप देख सकते हैं, आपके सामने पूरे वर्ल्ड का एक मैप सामने है। आप देख रहे हैं कि जब कंस्टेंटिनोपल पर इस जगह पर जब नियंत्रण हो गया किसका? ऑटोमन टर्क्स का, तो अब जरूरी हो गया इन यूरोप के देशों के लिए कि समुद्र के लिए कोई नया रास्ता ढूंढा जाए। उस जमाने तक एक मान्यता थी कि जिसको आप ये अफ्रीका कह रहे हैं, इस अफ्रीका के नीचे तक कहीं अंत नहीं है, यानी हमको नहीं पता कि इधर से जाने के लिए यहां कोई रास्ता पूरब की तरफ जाता है क्या। तो आप देखेंगे एक व्यक्ति 1492 में, कोलंबस नाम का व्यक्ति है, ये खोज के लिए निकला। कहां खोज के लिए निकला? भारत के लिए। और पहुंच गया नॉट अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह में पहुंच गया, कैरेबियन आइलैंड्स में पहुंच गया। क्योंकि अमेरिका में अभी अमेरिगो पहुंचेगा, जिसके नाम से उसका नाम अमेरिका पड़ा। ये पहुंच गया कोलंबस कैरेबियन द्वीप समूह में, और उसको तो लगा मैं भारत पहुंच गया, वो तो बड़ा खुश हुआ। लेकिन लोग देखे उसने कि काले नहीं है, बोला रेड इंडियंस है। आप लोगों ने सबने देखा होगा कि वेस्ट इंडीज वगैरह के टीम्स जो आती हैं, उनका जो कल्चर पर्सपेक्टिव है उसको कई बार जोड़ने की कोशिश की जाती है भारत से, लेकिन ये इस रूप में नहीं है। नेक्स्ट बात आती है कि जब अफ्रीका से होते हुए बात आई, ये नाम आप देख रहे हैं वास्को डी गामा। ये वास्को डी गामा हमारे कालीकट में आता है भारत के, और वास्को डी गामा के आने से पहले यहां पर डियाज आ चुका था, कैब्राल आ चुका था, लेकिन ये लोग आगे नहीं बढ़े। ये खोज कर रहे हैं जल मार्गों की।
दरअसल मैंने आप लोगों से शायद ये बात पहले की होगी, आप अगर असल पृथ्वी का हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे लैंड का खास करके, तो जो ये वाला भाग है, नीचे वाला भाग, यहां पानी ज्यादा है, ऊपर वाले भाग में लैंड ज्यादा है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में पानी ज्यादा है, यानी लैंड नहीं है। इस कारण से जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं यहां तूफान आते हैं। तूफान 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इनके अलग अलग फिर नामकरण होते हैं। और अगर आप इस तरह की समुद्री यात्रा में जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आप ये मत समझिएगा कि वास्को डी गामा अकेला आया होगा। आपको लगता है अकेला आया होगा? 3 जहाज थे इसके साथ, 60 लोगों की टीम, और वो सारे लोग फिजिकली फिट होने चाहिए। इस वक्त पहली बार आधुनिक जो दिशा सूचक यंत्र था उसकी शुरुआत हुई थी। जब ये पहली बार यहां पहुंचे तो देखा कि इस इलाके में पहुंचे तो यहां चारों तरफ तूफान ही तूफान है, तो इस केप का नाम रख दिया केप ऑफ स्टॉर्म। लेकिन जब दूसरी बार पहुंचे तो देखा वहां शांति है, हर वक्त थोड़ी तूफान रहेगा, रख दिया केप ऑफ गुड होप। आज भी इसका यही नाम है। अफ्रीका में केप कहते हैं जो पार्ट लैंड का समुद्र के अंदर चला गया हो, वो उस पार्ट को हम केप कहते हैं, अंतरीप हिंदी में बोलते हैं। ठीक, ये पहुंचा वास्को डी गामा। एक इनमें से और भी अलग तरह का व्यक्तित्व है, उसका नाम है मैगलन। ये मैगलन यात्रा कर रहा है, देखिए नाम आप देख सकते हैं, ये चक्कर लगाएगा यूं, ये आ गया, इसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पहला व्यक्ति जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो इस पर आपके पास क्वेश्चन कैसा आना है जरा वो देख लें। मैं आपको एक बार क्वेश्चन की फॉर्म में कर देता हूं। जैसे मैं आपको बात करूं कि भारत, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। भारत, फिर दुनिया का चक्कर किसने किया? मैगलन। तो मैगलन मैं ऊपर लिख देता हूं, वास्को डी गामा। दूसरी बात, एक नाम लिख लें, कोलंबस। कोलंबस ने क्या किया? कैरेबियन। एक नाम लिखिए, अमेरिगो। इसने क्या किया? अमेरिका। तो ये ऐसे बन जाएगा। सूची 1 को आप जानते हैं आजकल जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं यूपीएससी में या जितने भी अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सूचियों से संबंधित प्रश्न आते हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब परंपरागत समय नहीं रहा, समय बदल रहा है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग अपने को चेंज करिए। इस तरह से इस मानव ने, इस पुनर्जागरण ने ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज को शुरू किया, भौगोलिक खोजों को शुरू किया, और इसने दुनिया को ढूंढने की कोशिश की गई। दुनिया को ढूंढा, इसलिए कहा गया इसने विश्व को ढूंढा। मानव को ढूंढा वो बात में पहले कर चुका हूं। तो इस प्रकार से हम ये बात देखते हैं कि किस तरह से पूरा विश्व की खोज हो रही है। इसी तरह से बाद में ऑस्ट्रेलिया में पहुंचते हैं, और इस पूरी दुनिया को, अमेरिका को कहा जाने लगा नई दुनिया। अगर आपसे पूछे न्यू वर्ल्ड क्या है, नई दुनिया क्या है, तो ये अमेरिका नई दुनिया है। ये वही भाग है जो मैं भी आपसे चर्चा कर रहा था कि एशिया से संपर्क के कारण से क्या क्या हुआ इनका। ये आप सिल्क रूट देख रहे हैं, कितना लंबा है और कितने कितने तरह से घूमता हुआ जा रहा है, आपके सामने है पूरा। ये बहुत ही अच्छी इसमें प्रेजेंट किया गया इस मैप में, और किस तरह से ये आप देखिए कि यूरोप के भागों तक पहुंच गया, कैस्पियन को क्रॉस करते हुए, भूमध्य सागर को क्रॉस करते हुए। इन
मार्गों के माध्यम से हमें पता लगता था, खास करके यूरोप वालों को, कि पूरब की संस्कृति क्या है, कैसी है। एक बात और आई, अभी तक जो लिखने का रिवाज था वो लिखने का रिवाज हाथ से होता था।